नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पहुंचते हैं एक ऐसे साल में जिसने भारत की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी जंग जिसका असर आज भी महसूस होता है। तो एक सवाल मन में आता है ना, क्या 1857 का विद्रोह बस कुछ नाराज सैनिकों की बगावत भर थी, जैसा कि हमें अक्सर बताया जाता है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी, कुछ बहुत बड़ी? सच तो ये है कि ये कोई मामूली बगावत थी ही नहीं। इसे भारत की आज़ादी की लड़ाई की पहली बड़ी चिंगारी कहना बिल्कुल सही होगा। एक ऐसी चिंगारी जिसने देखते ही देखते एक बड़ी आग का रूप ले लिया था। अब देखिए, इतनी बड़ी क्रांति कोई एक दिन में तो होती नहीं है। इसकी आग ना दशकों से धीरे धीरे सुलग रही थी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस आग को हवा दी। इस विद्रोह की जड़ें आप कह सकते हैं कई तरफ फैली हुई थीं। एक तरफ थीं अंग्रेजों की राजनीतिक चालें, दूसरी तरफ था जबरदस्त आर्थिक शोषण, ऊपर से हमारे समाज और धर्म में उनकी दखलंदाजी, और हाँ, सेना के अंदर भी गुस्सा उबल रहा था। मतलब इन सब ने मिलकर एक ऐसे ज्वालामुखी को तैयार कर दिया था जो बस फटने की कगार पर था। एक उदाहरण से समझते हैं, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। सुना है इसके बारे में? ये एक बहुत ही चालाकी भरी पॉलिसी थी। सीधी सी बात थी, अगर किसी राजा का अपना कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राजपाट सीधा अंग्रेजों की जेब में। और इसी पॉलिसी के तहत झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें हड़प ली गईं। सोचिए भारतीय शासकों में कितना ज्यादा गुस्सा भर गया होगा। और देखिए, ये गुस्सा सिर्फ महलों की चार दीवारें तक ही नहीं था। नहीं, आम इंसान, वो भी अंग्रेजी हुकूमत के बोझ तले पूरी तरह से पिस रहा था। किसानों पर इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए गए थे, और ब्रिटेन से आने वाले माल ने हमारे छोटे-मोटे सारे उद्योग धंधे चौपट कर दिए थे। नतीजा, चारों तरफ गरीबी और भुखमरी। लोगों के सब्र का बांध अब बस टूटने ही वाला था। तो माहौल आप समझ सकते हैं एकदम तैयार था। बारूद का ढेर बिछ चुका था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी गिरी बहुत ही जल्द। और वो चिंगारी क्या थी? एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल। अब इसके जो कारतूस थे, उन्हें राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और तभी एक अफवाह या कहिए खबर आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है। अब सोचिए, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र और मुसलमानों के लिए सूअर हराम। ये दोनों ही समुदायों के सैनिकों के लिए उनके धर्म पर एक सीधा हमला था। बस यही वो बात थी जिसने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। आग फैलनी शुरू हो गई। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपनी आवाज उठाई और शहादत दी। फिर आई 10 मई की तारीख, जब मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। वो रुके नहीं, सीधा दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, और वहां पहुंचकर बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक क्रांति बन चुकी थी। और ये लड़ाई ना किसी एक इंसान की नहीं थी, ये पूरे उत्तर भारत की लड़ाई बन गई। कोने कोने से ऐसे ऐसे वीर नायक और वीरांगनाएं उठ खड़े हुए जिन्होंने इस क्रांति की मशाल को अपने हाथों में थाम लिया। अगर दिल्ली में नाम मात्र के लिए ही सही बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे, तो झांसी में थीं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर में मोर्चा संभाला नाना साहिब ने, तो अवध में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। और बिहार में 80 साल की वीर कुंवर सिंह का शौर्य देखने लायक था। इन सब ने अपनी अपनी जगहों पर अंग्रेजों के सचमुच छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन इतनी बहादुरी, इतनी कुर्बानियों के बावजूद ये क्रांति अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों? कहाँ कमी रह गई? क्या वजह थी कि हम जीते जीते रह गए? इसकी कई बड़ी वजहें थीं। पहली तो ये कि ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला। दक्षिण और पश्चिम के कई हिस्से इससे अछूते रहे। दूसरी बात, कोई एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी जो सबको एक साथ लेकर चल सके। फिर हमारे क्रांतिकारियों के पास जज्बा तो था, पर अंग्रेजों जैसे मॉडर्न हथियार और टेक्नोलॉजी नहीं थी। और शायद सबसे दुख की बात, कुछ भारतीय राजाओं और जमींदारों ने ही अपने देशवासियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। तो हाँ,
ये सच है कि इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसकी राख से जो नई सोच पैदा हुई उसने भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इसके जो नतीजे निकले वो बहुत गहरे और दूरगामी थे। सबसे बड़ा और फौरी बदलाव तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब भारत पर कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो गया, और इसी के साथ भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा, एक उपनिवेश बन गया। अब अंग्रेज भी समझ गए थे कि कुछ तो बड़ा बदलना पड़ेगा, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया। इसके तहत प्रशासन से लेकर सेना तक सब कुछ बदल दिया गया। मकसद साफ था, ऐसा कुछ दोबारा कभी न हो। सेना को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और यूरोपीय सैनिकों की बढ़ा दी गई, ताकि कंट्रोल हमेशा उनके हाथ में रहे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, भले ही 1857 की क्रांति अपने तत्कालीन लक्ष्य में सफल नहीं हुई, लेकिन इसने हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी की वो लौ जला दी जो फिर कभी बुझ नहीं पाई। इसने स्वतंत्रता संग्राम की वो मजबूत नींव रखी जिस पर अगले 90 सालों तक संघर्ष की इमारत खड़ी हुई, और जिसका नतीजा था 1947 में हमारी आज़ादी। तो कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति एक अंत नहीं बल्कि एक शानदार और गौरवशाली शुरुआत थी।